नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस में। मैं हूं दीपक यादव। उत्तर प्रदेश में खासकर नोएडा, गाजियाबाद में अगर आपने घर लिया है तो जरा इस खबर पर गौर करिएगा, नहीं तो हो सकता है कि आप अपने घर से हाथ धो बैठे। 2024 से अब तक 14 बिल्डरों की 129 प्रोजेक्ट दिवालिया हो चुके हैं और एनसीएलटी ने इन प्रोजेक्ट्स के लिए क्रिप यानी कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस की मंजूरी दी है। क्रिप के लागू होते ही रेरा में चल रही कार्रवाई स्थगित हो जाती है, क्योंकि आईबीसी की धारा 14 के तहत मॉरेटोरियम लागू होते ही समाधान की प्रक्रिया आईबीसी यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत होती है। लिहाजा यूपी रेरा, जो खुद रियल एस्टेट रेगुलेटर है, उसने घर खरीदारों को सलाह दी है कि ऐसे प्रोजेक्ट के घर खरीदार संबंधित आईआरपीज यानी इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल से संपर्क करें ताकि उनके हित सुरक्षित रहें। ऐसे में घर खरीदारों को क्या करना चाहिए, किस प्रोजेक्ट का समाधान प्रोफेशनल कौन है और आपके हित कैसे सुरक्षित रहेंगे, रेरा की सलाह के मायने क्या है, इन सभी बातों को समझने की कोशिश करेंगे यूपी रेरा के लीगल एडवाइजर और इंटीग्राट के फाउंडर वेंकट राव से। राव साहब, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि क्रिप में शामिल प्रोजेक्ट के लिए खरीदार क्या तुरंत कदम उठाएं और सही दावा कैसे पेश करें। मसलन कौन सा फॉर्म सही है, फॉर्म सीए या फिर फॉर्म सी, कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी हैं, वास्तविक डेडलाइन कैसे पता चलेगी और यदि लेट क्लेम हुआ तो क्या नुकसान हो सकता है, रेरा इसमें क्या सहयोग कर सकता है। देखिए, जैसे आपने इंट्रोडक्शन में कह दिया है कि जिन मैटर्स में क्रिप प्रोसेस चालू हो जाता है उनमें नेचुरली हर तरीके के जो भी प्रोसीडिंग्स है एक तरीके के, वो सब रुक जाती हैं, चाहे कोई सिविल कोर्ट हो, चाहे रेरा हो और कोई और प्लेटफॉर्म हो, वहाँ पे ये प्रक्रिया जो है एक रुक जाता है। और वो सारा एक तरीके से आप समझ लीजिए, जो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है उनके सामने आपको अपने क्लेम्स दायर करने होंगे। फॉर्म सीए है, खास करके होम बायर्स की बात करते हैं हम, तो उन्होंने अपने जो क्लेम्स है वो आईआरपी के पास पर्टिकुलर फॉर्म के ज़रिए उसमें आपका एक अपने जितने भी बीबीए हैं, सारे रिसिट्स हैं, आप उनको अपना लगाते हुए आप जो है क्लेम सबमिट करेंगे। वो एक कंप्लीट फॉर्म में अपने आप में, उसमें सारे इनेक्शंस डिटेल्ड रहते हैं और उसको आप आईआरपी के पास दर्ज करते हैं, जमा करते हैं। और इनफैक्ट इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में देखेंगे आईआरपी का इंडिविजुअल नाम भी दिया गया है और उनका मेल आईडी दिया गया है, जिससे आपको सुविधा होती है कि उनके पास दायर करना है। अब बात हाँ ये ज़रूर है कि ये क्योंकि कई कुछ ऐसे मैटर्स हैं, कोई कुछ समय से पहले क्रिप में जा चुके हैं और क्रिप का प्रोसेस ये रहता है कि जैसे ही एडमिट हो जाता है उसे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर अंदर आपको क्लेम सबमिट करना होता है। और अगर आप सबमिट नहीं कर पाते हैं तो बाकी और प्रक्रियाएं कि आप 60 सबसेक्शन 5 के अंदर आप अपना एनसीएलटी के सामने एक एप्लीकेशन यानी कि दायर कर सकते हैं, और जिसपे अगर इफ उनको अथवा आई मीन एनसीएलटी अगर परमिट करता है तो आरपी जो है उस समय आपका क्लेम एडमिट कर लेता है। तो ये प्रक्रिया जो है आपको समय समय आपको देखना होता है। और दूसरी बात, बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप ये देखेंगे कि कंपनी इंसॉल्वेंसी में चली गई है, बट कई बार ऐसा होता है कि एक कंपनी में 10 प्रोजेक्ट है, हो सकता है कि फिलहाल क्रिप का दायरा एक प्रोजेक्ट पे हो, दो प्रोजेक्ट्स पे भी हो, क्योंकि कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी में अब एक प्रोजेक्ट वाइज इंसॉल्वेंसी की भी एक प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो आपको वो देखना है। और मोस्टली जो प्रोजेक्ट्स इंसॉल्वेंसी में रहती हैं आपके क्लेम उसी में माना जाएगा और उसी में एडमिट किया जाएगा। राव साहब, मॉरिटोरियम के दौरान रेरा खरीदारों के हितों की रक्षा कैसे करेगा जब रेरा का अधिकार क्षेत्र निलंबित है? कंपनसेशन या फिर रिकवरी ऑर्डर जो जारी हो चुके हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या रेरा एनसीएलटी के साथ कोई समन्वय तंत्र बना रहा है ताकि घर खरीदारों को समय पर जानकारी मिले? ये कानून आईबीसी का ऐसे बनाया गया है, ये प्रक्रिया मॉरेटोरियम का इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया है क्योंकि अगर क्लेम्स हर तरीके से, चाहे होम बायर्स के हों, चाहे किसी और के भी
अगर उस पर्टिकुलर कंपनी पे आए तो एक ब्रीदिंग स्पेस, एक समय मिलना चाहिए उस कंपनी को ऑर्गेनाइज करने के लिए अपने आप को, और फिर उसका रेजोल्यूशन की ओर कैसे बढ़ा जाए उसको देखने के लिए। तो इसलिए ये एक सेक्शन 14 में स्पेसिफिक प्रोविजन दिया गया है कि सारे क्लेम्स कहीं पे भी हों या किसी भी तरीके के लीगल प्रोसीडिंग्स हों, उन पे एक रोक लगा जाए। जब ये प्रोसेस क्रिप में, कंपनी किसी क्रिप में एडमिट होती है, तो ऑब्जेक्टिव ये है कि उसका किसी न तरीके से रेजोल्यूशन उस कंपनी का, कॉर्पोरेट डेटर का निकाला जाए और एक रिवाइवल करने की कोशिश की जाए। अब आपने कहा कि जो रिकवरीज हैं, रिकवरी सर्टिफिकेट्स है, वो भी टेक्निकली एक तरीके से इस समय में रोक पे आ जाती हैं। वो सब एक तरीके से क्लेम्स आपके आपने दायर वहीं करना है। रेरा अपने आप में कई बार बायर्स के हितों को, या कोई ऐसा मैटर होता है तो कई बार इंटरवीन करके अपनी बात रखने की कोशिश की है, इवन क्रिप प्रोसेस में भी। और आज भी आप ये नोटिफिकेशन या ये ऑर्डर भी देखेंगे तो उसमें एक अवेयरनेस बढ़ाने की कोशिश की गई है, क्योंकि अक्सर कंप्लेंट्स अभी भी कंटिन्यू होते हैं, लोगों में अभी जानकारी कम है, तो वो एनसीएलटी की तरफ बढ़ते ही नहीं है और यही समझते हैं कि रेरा के सामने हमारा एक जुरिस्डिक्शन है और हम अभी भी क्लेम कंटिन्यू कर सकते हैं, जो कि वो पॉसिबल नहीं है। राव साहब, आईआरपी और सीओसी में घर खरीदारों की आवाज और प्राथमिकता कैसे सुनिश्चित की जाएगी? आईआरपी को जवाबदेह रखने के लिए रेरा क्या कदम उठा रहा है? अंसल जैसे मामलों में जहां दर्जनों प्रोजेक्ट हैं, क्या एक ही आईआरपी उचित रूप से समाधान कर पाएगा? हाँ, देखिए, पहली बात तो ये है कि एक आईआरपी जब होता है तो वो सारा ही कंपनी के लिए होता है, तो नेचुरली एक आईआरपी अब एक मैनेजमेंट ही चला रही थी, जो पूरी कंपनी भी हो, चाहे 50 हो 100 हो प्रोजेक्ट्स में। आईआरपी को पूरा अपना एक टीम रहता है उनका, और एग्जिस्टिंग स्टाफ और एम्प्लॉयज भी उनको कोऑपरेट करना चाहिए। तो नेचुरली आईआरपी एक तरीके से मान लीजिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मान लीजिए आप, या मैनेजिंग डायरेक्टर मान लीजिए, नॉर्मल कॉमन पार्लेंस में समझने के लिए वो उस दायरे के अंदर काम कर रहा है। और सीओसी को आप देखेंगे तो एक आप एक दर्जा सिंपली समझना चाहे तो एक तरीके से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरह मान लीजिए, जो जिसके देख रेख में एक तरीके से आईआरपी अपना कंपनी चलाने की कोशिश करता है। तो सपोर्ट सिस्टम में कोई कमी नहीं है, चाहे 50 प्रोजेक्ट हो 100 प्रोजेक्ट हो, वो एक रेजोल्यूशन करने की उनके पास पूरी क्षमता रहती है। अब बात आती है कि सीओसी में क्या रिप्रेजेंटेशन है। जेपी के इंसिडेंट के बाद जेपी इंफ्रा में जो अमेंडमेंट्स आई है, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का दर्जा दिया गया है होम बायर्स को, तो उनकी एक बात या एक से जो है वो सीओसी में आ गई है। और उसके वजह से क्या है कि जो भी रेजोल्यूशन होना है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का, अब फिलहाल प्रोजेक्ट वाइज है, और वो सीडी कॉर्पोरेट डेटर का होना है, तो उनमें उनका पूरा पूरा से रहता है। प्रोसेस ये डिफाइन किया गया है क्योंकि सारे होम बायर्स जो है उस पर्टिकुलर सीओसी के टेबल में नहीं बैठ सकते, तो एक उनका एक ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का एक मौका दिया जाता है। उनमें से जो रिप्रेजेंटेटिव मेजॉरिटी ऑफ आईआरपी आई मीन होम बायर्स चूज करते हैं, वो होम बायर्स का रिप्रेजेंटेटिव बनता है, और उनके अपने डिफाइंड ड्यूटीज है। जो भी मुद्दा सीओसी में लार्जर होम बायर्स का रखना है, तो वो अपना कंसेंट लेके वो मुद्दा जो है सीओसी में वो रिप्रेजेंट करते हैं, और कलेक्टिव जो एक डिसीजन होता है सीओसी का, बाकी फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को साथ मिलके, उसके दायरे के अंदर जो है आईआरपी काम करता है। राव साहब, क्रिप का अंतिम परिणाम क्या हो सकता है? प्रोजेक्ट पूरा होगा, रेजोल्यूशन प्लान आएगा, या लिक्विडेशन का खतरा है? अगर प्रोजेक्ट 80 से 90% पूरा है तो क्या रेरा कंप्लीशन का विकल्प सुझा सकता है? लिक्विडेशन की स्थिति में खरीदारों के हितों की रक्षा कैसे होगी? देखिए, टेक्निकली स्पीकिंग अगर एनसीएलटी में प्रोसेस है तो एक अलग एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के सामने प्रोसेस है। रेरा का काम एक तरीके से उस प्रोजेक्ट को लेके या उसके सीडी के ऊपर रुक जाता है। हाँ, ये ज़रूर है, जो भी प्रोसेसेस या ऑब्लिगेशंस है
क्योंकि एक कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में सीडी जाते ही, कॉर्पोरेट डेटर जाते ही, ये नहीं है कि कोई वो कंप्लायंसेस नहीं करेगा। उनको एक गोइंग कंसर्न की तरह कंपनी चलानी होती है आईआरपी को, तो वो सारे प्रोजेक्ट के कंप्लीशन और क्वार्टरली कंप्लायंसेस और प्रोजेक्ट चलाने की कोशिश इवन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ क्रिप प्रोसेस कह रहा हूँ मैं, आईआरपी को करना चाहिए। जितना जिस तरीके से एटलीस्ट मॉनिटरिंग एस्पेक्ट है वो रेरा तो अपने हिसाब से कर सकता है, लेकिन किसी भी तरीके से पेनल्टीज हो या किसी भी तरीके से स्ट्रिंजेंट पेनल्टीज लगाने की बात है, वो इस पीरियड में यूजुअली, क्योंकि देखिए मैंने कहा कि जैसे क्रिप जो प्रोसेस है वो एक पूरा कंपनी का रेजोल्यूशन फाइंड करने के लिए, अब एक प्रोजेक्ट का रेजोल्यूशन फाइंड करने के लिए मतलब एक कोशिश है ये, तो उसमें एक प्रोटेक्शन मिल जाता है इनहेरेंट कि वो किसी तरीके का कोई मतलब मैं कहूँ कोई हिंड्रेंस ना क्रिएट करे, चाहे कोई भी अथॉरिटी हो, तो इसलिए वो लीवे छूट जाती है इनसे। और प्रोसेस रेजोल्यूशन करने का है तो मोस्टली अगर वायबिलिटी है प्रोजेक्ट में, डेफिनेटली उसके बिडर्स भी आएंगे पूरा करने के लिए और प्रोजेक्ट कंप्लीट होता दिखता है। बिल्कुल, यानी 100 बात की एक सीधी बात है कि अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट की शिकायत को लेकर यूपी रेरा में लीगल कार्यवाही में हैं तो जांच पड़ताल कर लीजिए, अपने प्रोजेक्ट का स्टेटस चेक जरूर कर लीजिए कि कहीं आपका प्रोजेक्ट भी इन 129 प्रोजेक्ट्स में तो एक नहीं है, जिसके लिए यूपी रेरा ने सतर्क किया है। अगर है तो जल्द से जल्द अपने रेजोल्यूशन प्रोफेशनल से संपर्क करें। बहुत शुक्रिया करेंगे आपका वेंकट राव साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब रुक करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर का। मुंबई का वर्ली जो है वो कभी इंडस्ट्रियल एरिया के लिए पहचाना जाता था और अब इस इलाके की पहचान पूरी तरह से बदल चुकी है। अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टी के मामले में देश का पावर सेंटर बन गया है वर्ली, और क्योंकि देश के धन कुबेर यानी बड़े कॉरपोरेट और नामचीन लोग वर्ली में घर और ऑफिस चाहते हैं, लिहाजा वर्ली में देश के कुल अल्ट्रा लग्जरी घरों का 40% हिस्सा है। बीते 2 साल में यहां पर 5500 करोड़ के 30 से अधिक घर बिके हैं, और अगर हम बीते 3 साल की बात कर लें, आंकड़े देखें तो 100 करोड़ से अधिक कीमत के 20 से ज्यादा सौदे वर्ली में हुए हैं। वर्ली में प्रति वर्ग फीट भाव की अगर हम बात करें तो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, 65,000 से 1 लाख रुपए तक का प्रति स्क्वायर फीट का भाव है। आसमान छूती कीमतों के बावजूद 4 से 5 मिलियन स्क्वायर फीट निर्माण कार्य वर्ली में जारी है। इस निर्माण में प्रीमियम हाउसिंग और रिटेल सेगमेंट की प्रॉपर्टीज अंडर कंस्ट्रक्शन है। सवाल उठता है कि क्यों वर्ली को इतना पसंद किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि वर्ली के आसपास 69,000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बन रहे हैं, जिनमें कई मेगा प्रोजेक्ट तो बन भी चुके हैं, जैसे कोस्टल रोड, अंडरग्राउंड मेट्रो, कई रोड प्रोजेक्ट हैं इस इलाके को बूस्ट कर रहे हैं। कनेक्टिविटी की वजह से ग्रेड ए ऑफिसेज की यहाँ पर भरमार है। वर्ली में ऑफिस का किराया अगर हम देखें तो 180 रुपए से लेकर 375 रुपए प्रति स्क्वायर फीट है महीने का भाव, और ऑफिस सेक्टर में वैकेंसी भी है, 8.1% की वैकेंसी है। फिर भी वर्ली में 36,000 करोड़ से अधिक के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, और इसमें अगर हम देखें तो 21,000 करोड़ के हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है। यानी आने वाले समय में आपको मजबूत सप्लाई देखने को मिलेगी, क्योंकि 2023 से डेवलपर्स ने 7600 करोड़ से अधिक की भूमि खरीदी हुई है। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि अगर वर्ली में घर खरीदना हो तो कितना बड़ा घर किस भाव में मिलेगा, तो वो मैं आपको विस्तार से बताता हूं। अगर आप वर्ली में घर खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो मान के चलिए कि 8 करोड़ का अगर आपका बजट है तो आप करीब 1000 स्क्वायर फीट का घर आपको मिल जाएगा। 8 से 16 करोड़ का अगर बजट है तो 1000 से 2000 स्क्वायर फीट का घर आपको मिलेगा। 16 से 24 करोड़ का अगर आपका बजट है तो 2 से 3000 स्क्वायर फीट का घर आपको वर्ली में मिलेगा। वहीं 24 से 32 करोड़ का बजट है तो 3 से 4000 स्क्वायर फीट, और 32 करोड़ से ज्यादा का बजट है तो 4000 स्क्वायर फीट से ज्यादा का घर आपको वर्ली में मिल सकता है। तो ये रहा वर्ली का पूरा आंकड़ा जो मैं आपको बताने की कोशिश की। एनारॉक की ये रिपोर्ट थी जिसमें ये आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है वर्ली प्रीमियम प्रॉपर्टी के मामले में, अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टी के मामले में। तो यहां पर वक्त है एक बहुत छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि किस तरह से डेवलपर्स अपनी एमिनिटीज को लेकर काफी फोकस हैं, किस तरह से वो एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस देने की कोशिश कर रहे हैं। छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस में।
रहायशी प्रोजेक्ट में एमिनिटीज एक बड़ा रोल निभाती है, लेकिन ज्यादातर प्रोजेक्ट्स में एमिनिटीज सिर्फ नाम के लिए होती है। कुछ डेवलपर्स एमिनिटीज के एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रहे हैं। गुरुग्राम में ऐसे ही एक प्रोजेक्ट का मैंने जायजा लिया, आपको दिखाते हैं। तो जब आप घर खरीदने का फैसला करते हैं तो क्या सोचते हैं? लोकेशन, प्रोजेक्ट, एमिनिटीज़। लेकिन शायद एक अच्छी रिहाइश के लिए, एक अच्छे रेजिडेंस के लिए बहुत सारी बातें इंपॉर्टेंट होती हैं, जिनमें वेलनेस है, एमिनिटीज़ है और एक एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम गुरुग्राम में हैं और एक ख़ास प्रोजेक्ट पर आए हैं जहां पर एक्सपीरियंस देने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ एक ख़ास मेहमान हैं, हमारे साथ हैं सिग्नेचर ग्लोबल के चेयरमैन प्रदीप अग्रवाल जी। प्रदीप सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिज़नेस पर। जैसा कि हमने देखा, आप ये काफ़ी शानदार प्रोजेक्ट है आपका, और शायद जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं कि ये सबसे बड़ी एक्सपीरियंस गैलरी आप क्रिएट कर रहे हैं। तो मुझे एक बार ये बताइए कि जो लोकेशन है आपकी गुरुग्राम की, ये जो प्रोजेक्ट है वो किस तरह से खास है और क्या अलग करने वाले हैं आप? सो दीपक जी, सबसे पहले तो इस DXP स्टेट पर आपका स्वागत है। थैंक यू सर। क्या होता है, जब भी किसी कस्टमर को ये डिसाइड करना होता है कि अपना घर लेना है, तो मुझे लगता है कुछ चीज़ें बड़ी बेसिक होती हैं। सो देखिए, ये जो सेक्टर 37D है, सबसे पहले तो ये द्वारका एक्सप्रेसवे पर है, बैंगन द्वारका एक्सप्रेसवे। सेकेंडली, अगर हम दिल्ली की बात करें तो केवल 10 मिनट की दूरी पे है। अगर आप एयरपोर्ट की बात करें तो 20 मिनट की दूरी पे है। और भी ये जो प्रोमिनेंट एरियाज़ हैं, उनके मुझे लगता है इतने लगा हुआ है कि यानी आप किसी भी बड़े सेक्टर से इसको कंपैरिजन कर सकते हैं। तो DXP एस्टेट किस तरह से डिफरेंट होने वाला है? क्या हम इसमें नया देखने वाले हैं? और ये ओवरऑल कितना प्रोजेक्ट बड़ा होगा? क्या आपकी कॉन्फ़िगरेशन होगी, वो एक बार बताएं। हमारी जो संस्कृति है वो कहीं ना कहीं हम अक्सर जिक्र करते हैं कि पंच तत्वों से रिलेटेड है, जिसमें जल, पृथ्वी, आकाश, अग्नि और वायु, ये 5 तत्व हैं। लेकिन हम सिर्फ जो बात करते हैं उसको एक्चुअली में कैसे उतारें जब आप अपनी सोसाइटी में लें, तो एक सबसे पहले तो हमने इसे वास्तु कंप्लायंट बनाया है। यहाँ पर जितने भी फ्लैट्स हम डिलीवर करने वाले हैं, उन हर फ्लैट्स को एक सर्टिफिकेशन मिलेगा कि जो उसमें रोशनी आने वाली है वो किस दिशा से आने वाली है, उसका जो गेट खुलने वाला है वो किस दिशा में खुलने वाला है। जब ये सारी चीज़ें आपको एक सर्टिफिकेट के माध्यम से क्लियर होती हैं, तो ऑफ कोर्स आपको कहीं ना कहीं अपने घर में वो प्रॉस्पेरिटी नज़र आती है। दूसरा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अक्सर जब हम एज ए डेवलपर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तो अपने ब्रोशर्स के ऊपर शो करते हैं चीज़ों को कि आने वाले वक्त में ये एमिनिटीज़ हम देने वाले हैं, या ये एक्सपीरियंस हम आपको देने वाले हैं। लेकिन ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हमने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को लाइव किया है। जब हम वेलनेस की बात करते हैं, जब हम फिटनेस की बात करते हैं, तो हम चाहते हैं कि एक अच्छा ब्रांड हमारे साथ हो। तो मुझे ज़रा समझाइए कि क्या कोलैबोरेशन है, किनके साथ आप किस तरह से वेलनेस को जोड़ने वाले हैं इस प्रोजेक्ट में? लगभग 11 ब्रांड्स हैं जिनके बारे में यहाँ पर पूरी तरीके से बताया गया है, जो मैं आपको 1 बाय 1 दिखाऊंगा। सो देखिए, जो तत्वा है वो एक वेलनेस का ब्रांड है, जिसके अंदर स्पा और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे सर्विसेज आप ले सकते हैं। हमारा एक पहले जो पहलवान यूज़ करते थे, इसके माध्यम से आप वो एक जो कसरत आपको रोज़ चाहिए वो आप कर सकते हैं। तो इस ब्रांड को भी हमने ऑनबोर्ड किया है, जिसके अंदर आप, जब हम बात माइंड, बॉडी, सोल की करते हैं, तो ये भी एक ऐसा कंपोनेंट है जिसको आप यूज़ करके अपनी बॉडी को फिट बना सकते हैं, कैप्टन कूल की तरह। म्यूजिक जो है हम सबकी लाइफ का एक बहुत बड़ा पोर्शन है। अक्सर जब भी हम कभी रिलैक्स होना चाहते हैं तो म्यूजिक सुनना चाहते हैं, लेकिन अगर हमें ये इंस्ट्रूमेंट बजाने भी आते हों तो मुझे लगता है शायद ज़्यादा बेहतरीन होगा। तो जो सुरेश वाडेकर जी हैं, काफ़ी जाना माना नाम है, उनकी एक
जो कंपनी है आजीवन के नाम से, उसको यहाँ पर हमने ऑन बोर्ड किया है, जिसमें जितने भी बच्चे जो हैं या बड़े, वो सब इन इंस्ट्रूमेंट को सीख सकते हैं। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चलिए, टेक्नोलॉजी फर्म बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम आपको उस एक्सपीरियंस में दिखाते हैं, तो जिसमें उसके माध्यम से आप एक हेलीकॉप्टर राइड करेंगे, जिसके माध्यम से हम पूरे गुरुग्राम में होने वाले जितने भी डेवलपमेंट हैं उनको कहीं ना कहीं देख पाएंगे। रियली प्रदीप सर, इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस। मतलब आज तक हमने रियल एस्टेट में इस तरह से चीज़ों को नहीं देखा समझा कि आप किसी प्रोजेक्ट को एक हेलीकॉप्टर में बैठ के आप उस पूरी लोकेशन के और फ्यूचर प्लान को एक साथ देख पाएँ कि अभी स्थिति क्या है और आगे क्या होगी। सो देखिए, जो कस्टमर है जब वो अपना घर बुक कराता है तो उसके लिए बहुत प्रीसियस मोमेंट है। अगर वो इसको विजुलाइज कर ले तो मुझे लगता है डिसीजन जो लेना है वो थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो जैसा कि टेक्नोलॉजी का आपने काफ़ी परफेक्ट यूज़ किया है, लेकिन ये मैं एक अलग तरह की एमिनिटीज़ देख पा रहा हूँ। बच्चों को बड़ा एक्साइटमेंट होता है क्लिम्ब अप को लेकर, तो इसके बारे में मुझे कुछ बताइए। सो देखिए, आज के जो बच्चे हैं वो बहुत एक्टिवली कुछ करना चाहते हैं, एंड हमने कोशिश की है कि जो इस सोसाइटी में एक क्लिम्ब अप जो है ये किस तरीके से किया जाए। यही कुछ ऐसे एक्सपीरियंस है जो मुझे लगता है शायद पहली बार किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर आ रहे हैं, जो बिफोर बुकिंग आप इसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस आपने दिया इस प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन मेरा एक अंतिम सवाल है कि इतनी सारी एमिनिटीज़ होने के बाद कहीं ये हमारी पॉकेट से बाहर तो नहीं हो जाएगा, बजट से बाहर तो नहीं हो रहा है? देखिए, सिग्नेचर ग्लोबल की थीम रही है कि अफोर्डेबिलिटी को बनाकर रखती है। तो आपके माध्यम से आपके व्यूवर्स को मैं यही कहना चाहूँगा कि एक बार गैलरी पर आएं, एक्सपीरियंस करें, लाइव एक्सपीरियंस करें। जो प्राइस है वो सरप्राइज होगा। फ्लैट बुक कराएं या ना कराएं, आकर एक्सपीरियंस जरूर लें। ये बड़ा अच्छा विज़न है आपका, और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमने विजुअली अभी एक्सपीरियंस किया, आने वाले कुछ सालों में हम उसको पर्सनली आंखों से अपनी देखकर उसको एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपके इस प्रोजेक्ट के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो आज प्रॉपर्टी प्लस में इतना ही। आप बने रहिए जी बिजनेस पर। नमस्कार।